नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माई सेल्फ आशीष मोदी, फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अब यहाँ हम आज स्टार्ट करेंगे इको एंड रीवाइब्रेशन, जो फिजिक्स का एक टॉपिक हमारा चैप्टर चालू था फिजिक्स का वेव्स, ठीक है। उसमें कई सारे पार्ट्स मैंने लास्ट अपने टॉपिक में यानी नोड एंड एंटी नोड मैंने डिस्कस करवा दिया था कि व्हाट इज नोड एंटी नोड। अगर आपने वो सब भूल गए हो, रिवाइज कर लेना ताकि ये वेव्स वाला आगे का टॉपिक इको एंड रीवाइब्रेशन आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं विजिट किया है मेरा, तो उसमें नोड एंटी नोड सारी टर्मिनोलॉजी, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वो सब मैंने डिटेल में समझाया है। तो वो आप एक बार रिवाइज करना, डायरेक्ट इस वीडियो पे मत जाना, क्योंकि इसी के लिए आपका वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सब इसमें आ जाएगा। इसीलिए चलो, तो हम लोग विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम सीधा जाएंगे इको और रीवाइब्रेशन क्या है। आप कभी ना कभी मतलब अपनी लाइफ में मूवीज देखने तो गए होंगे, ठीक है। मूवीज में जो मूवी चल रही है, ठीक है, मतलब जो भी आप आइनॉक्स, सिनेमाप्लेक्स जहाँ भी गए हो, वहाँ जो भी मूवीज देखने जाते हो, ठीक है, क्या मूवीज की आवाज़ बाहर आ रही है? नहीं यार, मतलब जो हॉल है उसके बाहर नहीं जाएगी। बट जैसे कि कोई बड़ा सा हॉल है, ठीक है, कोई आपका बड़ा सा हॉल है, ठीक है, अगर उसमें कोई नेता भाषण दे रहा है तो वो आवाज़ बाहर जाएगी। बट आप कोई आइनॉक्स या सिनेमा में मूवीज देखने जाओगे तो ये आपकी आवाज़ बाहर, जो भी मतलब व्हीकल जा रहे हैं उस व्हीकल की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। एक चीज़ याद रखो। चलो, मैंने क्या बोला, एक तो एक हॉल है जिसमें कोई लीडर क्या दे रहा है, भाषण दे रहा है, ठीक है, लीडर स्पीक कर रहा है, जो वो बाहर भी जाएगी आवाज़ और बाहर की आवाज़ अंदर भी आएगी, ठीक है। एक केस को समझ लो। दूसरा केस के कोई आप मूवीज वाला, इसको मैं आइनॉक्स लिख देता हूँ, आइनॉक्स या सिनेमा हॉल, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अंदर की आवाज़ या बाहर की आवाज़ क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा केस हो गया, ठीक है। दूसरी एक बात, जब आप एक बंद कमरे में होते हो, बंद कमरा यानी कमरे में कुछ भी नहीं है फोर दीवार के सिवाय, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बंद कमरे में हो या वॉशरूम में हो, चलो ठीक है, तब क्या आप कुछ बोलते हो ना तो आपको इको सुनाई, मतलब आपकी ही आवाज़ आपको फिर से सुनाई देती है, ठीक है। तो आप कहाँ से बोल रहे हो? यहाँ वॉशरूम से, ठीक है, जिसमें आपका जो वॉशरूम का दरवाजा है, डोर, वो बंद है, तभी से आप बोल रहे हो, तो आपको क्या, आपकी ही आवाज़ क्या है, सुनाई देगी। तो ऐसा किस किस में हुआ? इस केस में, चलो इसमें तो नहीं होगा, ठीक है, वॉशरूम में होगा। तो ये सब क्यों? किसी परफेक्ट जगह ही होती है। दूसरा, आपने मूवीज में देखा होगा, माउंटेन पे कोई हीरो माउंटेन पे चढ़ा है और कोई हीरो बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो 3 वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, और वो फिर से उसको सुनाई देते हैं। इसको मैं बोलूंगा इको। जब आपकी आवाज, जब आपकी बोली हुई आवाज आपको ही सुनाई देती है, तब इसको मैं इको बोलूंगा, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, इको। तो ए से आपका इको किसे कहते हैं, और इको की कुछ कंडीशन होती है। हर चीज में आपको इको मतलब आपकी बोली हुई आवाज आपको नहीं सुनाई देती। यानी गुजराती में કહું तो बधी जगह तमने गुजराती में शू कहवाय, परगो, शू कहवाय, परगो, ठीक है। यहाँ आपकी कुछ लाइट पड़ रही है वीडियो में, बट टेंशन नहीं लेने का, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रीवाइब्रेशन का स्पेलिंग, ठीक है। हाँ, गुजराती में शू कहवाय, परगो, ठीक है, और प्रतिघोष। अब આ બધું શું છે કે તમે જ્યારે ગુજરાતીમાં સમજાવવા જાઓ તો જ્યારે તમે પર્વત પરથી કોઈકને બૂમ પાડો છો તો એ તમને પાછું સંભળાશે, બાથરૂમમાં બંધ દરવાજામાં કંઈક બોલો છો તો એ તમને પડઘો તમને સંભળાશે, ઠીક છે। કોઈ પિક્ચર જોવા જાઓ છો, ચલચિત્ર જોવા જાઓ છો, ત્યારે એ જે ચલચિત્ર ચાલે છે એનો અવાજ બહાર નથી જતો કે બહારનો અવાજ અંદર નથી જતો। તો આ બધી કન્ડિશન જુદી જુદી સ્થિતિમાં થાય છે। मतलब जो भी आपको इको कब सुनाई देगा, क्या करना है, वो आज हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि उसके लिए क्या जरूरी है, कौन सी कंडीशन होगी तब आपको इको सुनाई देगा, ठीक है। तो ये जरा ओवरव्यू था कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है क्या नहीं। इस लेक्चर में हमें इको की कंडीशन, रिवाइब्रेशन का टाइम, परफेक्ट टाइम होता है, हर कंडीशन में आपको इको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझाना है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट कर दे कि वो कैसे सुनाई देता है इको। अब क्या है कि सपोज कि यहाँ कोई सोर्स है, ठीक है, जैसे कि यहाँ कोई ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन क्या कर रहा है, बोल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो उसकी जो आवाज है ऐसे जाएगी। अब यहाँ आपकी कोई सरफेस है, कौन है, सरफेस, यानी कोई वॉल है, दीवार है, समझ लो, यहाँ से वो बोल रहा है, यानी जो आवाज की वेव्स है वो यहाँ टकराएगी, इस डायरेक्शन में जा रही तो टकराएगी, यानी ये हुआ आपका मेन सोर्स। गुजराती में शू कहवाय, मूल स्त्रोत। यहाँ कहवा से अपनो मेन सोर्स, सोर्स यानी जहां से आपकी आवाज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक ह्यूमन है जो आवाज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं ऐसा ह्यूमन बना देता हूं छोटा सा, ठीक है, अब वो बोल रहा है, ठीक है, तो यहां से क्या होगी, पहले डायरेक्शन ऐसी थी, अब वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और some part of the sound after near, यानी उसकी कुछ पार्ट बाहर जाएगी यहाँ। अगर ये साउंड प्रूफ नहीं है तो मेरा बात सुनना, अगर ये साउंड प्रूफ नहीं है, साउंड प्रूफ यानी सभी साउंड वेव्स क्या कर लेते, एब्जॉर्ब कर लेते, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते या अपने से पास नहीं होने देते। तो अभी मैं मान लो कि सिंपल वॉल है, ठीक है, ताकि जो भी आप बोलोगे, चिल्लाओगे, वो बाहर भी सुनाई देगा। अब क्या है, अब वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पीछे भी आएगा, ठीक है, पूरा तो पीछे नहीं आएगा, बट सम पार्शियली आर क्रॉस ईच अदर एंड क्रॉस रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक, उसको मैं क्या बोलूंगा अपने समझने के लिए, बाउंस बैक। तो जब, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट मैटर, जब आप बोलते हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आते हो, अगर उनका समय 0.1 सेकंड के बीच में होगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप बोलते हो और उसका बाउंस रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंस बैक यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो उसका जो टाइमिंग है ना वो 0.1 सेकंड होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो फिर वो आपको इको नहीं सुनाई देगा, और दिस इज द कंडीशन फॉर इको। ध्यान रखना, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं समझा रहा हूं कि अगर आपने 5 सेकंड पे कुछ बोला है, ठीक है, 5 सेकंड पे कुछ बोला है, बाउंस बैक करके अगर वो 5.1 सेकंड में वापस आ जाए ना, तब आपको इको सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं इको सुनाई देगा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोड्यूसिंग इको। अब आप कैसे लिखोगे, जो भी सपोज के एग्जाम में पूछे जाए व्हाट इज इको, तो क्या लिखने का, तो अभी मैं लिख रहा हूं, बट ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ में आई अपनी भाषा में, ठीक है। क्या करना है, यहाँ मेन सोर्स से बोलना है, बाउंस बैक होके कहाँ वापस आता है, तो वापस आने के लिए वो कितना समय लेता है, 0.1 सेकंड। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इको आपको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। अगर आपको कम लगेगा तो आपको, मतलब आपकी ही आवाज़ आपको सुनाई देगी, इट इज़ कॉल्ड इको, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। तो ये सब जो है ना, मतलब आपके कुछ सिनेमा हॉल में नहीं सुनाई देता है, तो वो पूरी ब्रांच को क्या कहते हैं, एक्रोस्टिक ऑफ बिल्डिंग। क्या कहते हैं, एक्रोस्टिक ऑफ बिल्डिंग। अब ये चीज क्या है मैं समझा देता हूं। ये सब जो मैंने समझा ना, इको, रिविब्रेशन, कोई हाउस में यानी कोई रूम में आता है इको, कोई रूम में नहीं आता है, तो ये सब ब्रांच को क्या बन जाएगा, एक्रोस्टिक ऑफ बिल्डिंग। क्या बन जाएगा आपका, एक्रोस्टिक ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इतना ठीक है। अब क्या है, एक्रोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग के पीछे साइंस क्या है। सपोज के आपका सिंपल हाउस है, अब समझ लो, सिंपल हाउस है, ठीक है। फिर सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है। अगर कोई रूम आपका पूरा ग्लास का बना है, ठीक है। अब ये मैं 3 चीजें ले लेता हूँ। हाउस, जो सिंपल हम हाउस में रहते हैं, तो आप घर में, मतलब कोई घर में झगड़ा होता है तो बाहर सुनाई देता है, ठीक है, यानी आवाज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, यानी इसको मैं बोलूंगा ओपन सिस्टम। अकॉर्डिंग पर आवर साइंस, समझने के लिए आपको लिखना नहीं है कि दिस इज द ओपन सिस्टम, बट समझने के लिए ओपन सिस्टम, ठीक है। अब सिनेमा हॉल की रचना और हमारे घर की रचना अलग होती है। उसमें जो वॉल की कंस्ट्रक्शन होती है वो सिंपल हाउस से अलग होती है। वो क्या करते हैं भाई, जो भी आवाज आती है, मतलब साउंड, नॉइस तो नहीं बोलूंगा, साउंड को कंट्रोल किया जाता है। साउंड को कंट्रोल किया जाता है कहाँ, सिनेमा हॉल में। ऐसी कंस्ट्रक्शन ही होती है, और जहाँ जो वॉल होती है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो बाहर ना जा पाए। जो भी मूवीज देख रहे हैं उसमें आप
किसी के भी वॉल्यूम रख लो, मतलब आवाज़ बड़ी रख लो, 100 वॉल्यूम पे रख लो, 200 वॉल्यूम पे रख लो, वो आवाज़ जहाँ हॉल है वहाँ ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। तो यानी साउंड के कंट्रोल का साइंस इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, याद रखना भाई। अब उसको कभी कभी बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। सपोज कि पब्लिक कम है, ठीक है, 60 की बेंचिस है, ठीक है, 60% की सीट है, और उसमें से चलो पिक्चर फ्लॉप हुई तो 5 के 10 जन ही आए, तो क्या है, वॉल्यूम क्या रखने का, वहाँ स्लो रखने का है। तो वो सब आपको क्या सुनाई देगा, कम। हाँ, जो भी आपका सिनेमा हॉल होता है कि सपोज के 60% की सीट है, ठीक है, 60% की सीट है, वहाँ पिक्चर फ्लॉप हो गई, 5-10% आए हैं, परसेंटेज नहीं, पर्सन आए हैं, तब मुझे क्या है कि आवाज़ बड़ी रखने का कोई फायदा नहीं। तो वहाँ क्या है, आवाज़ को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, आवाज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब कंट्रोल वाले यहाँ साइंस यूज़ किया जाता है कि वो कैसे कंट्रोल करना है, क्या ये सब उसमें रहता है। और ग्लास कैसा है भाई, ग्लास अगर आप रेनी सीजन, आपने महसूस किया होगा, रेनी सीजन है तो आप सिंपल वो सब छोड़ो, आप कार में बैठे हो, ठीक है, चारों चार ग्लास आपके बंद है, तो आप अंदर से चिल्लाओगे तो बाहर नहीं सुनाई देगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं। उससे उल्टा कि आप अंदर बैठे हो, आपके बाहर कोई है, वो जितना भी गाली देगा कि आपको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। तो ग्लास एक कैसा है, परफेक्ट साउंड प्रूफ है। एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दिए गए होंगे या पूछे जाएंगे, इंटरव्यू भी पूछे जाएगा कि ग्लास कैसा है, परफेक्ट साउंड प्रूफ है। तो ये सब आपका एक्रोस्टिक बिल्डिंग है। अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज एक्रोस्टिक बिल्डिंग, तो क्या लिखोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ द साउंड। लिखो मेरे साथ, इट इज द ब्रांच ऑफ द साउंड। એ અવાજની એક એવી શાખા છે, અવાજની એક એવી શાખા છે, ઇટ ઇઝ ધ બ્રાન્ચ ઓફ સાઉન્ડ। અવાજની એક શાખા કે જેના ઉપયોગથી, પહેલા હું ગુજરાતીમાં બોલું છું, જેના ઉપયોગથી અવાજનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે। અવાજનું શું કરી શકાય છે, નિયંત્રણ કરી શકાય છે, અવાજનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે। ઇટ ઇઝ ધ બ્રાન્ચ ઓફ ધ સાઉન્ડ ઇન વિચ control of the sound by the use of technique, यानी टेक्निक का यूज करके हम साउंड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका हुआ एक्रोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लाइक सिनेमा हॉल, एग्जांपल लिख लो, सिनेमा हॉल। लेक्चर रूम, अगर कोई लेक्चर चल रहा है, ठीक है, लेक्चर रूम, वहां भी आवाज को कंट्रोल किया जाता है, ऑटोमेटिक। ये सब डिजिटल है, ऐसा नहीं कि चलो एसी का रिमोट ले लो और एसी की हवा स्लो और फास्ट करो, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है कि 5% है, लिमिट सेट कर दो तो ऑटोमेटिक आपका आवाज का कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि चलो आवाज का वॉल्यूम बढ़ाने घटाने से क्वालिटी पे डिपेंडेंट, क्वालिटी नहीं फर्क पड़ना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी क्या है कि कोई स्पीकर में हम आवाज बढ़ा देते हैं ना तो आवाज फटने लगती है, आवाज फटने लगती है। ऐसा नहीं है, वॉल्यूम आप इस सिस्टम में आप क्या करो, इस सिस्टम में जितना भी वॉल्यूम बढ़ाओ या घटाओ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। आपकी जो क्वालिटी है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, विद द यूज ऑफ दिस टेक्निक, આ વિજ્ઞાનના ઉપયોગથી with the use of this technique, there is no change of quality of sound। ये चीज इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी गुजरातीમાં શું બોલાશે, આ વિજ્ઞાનના ઉપયોગથી અવાજની ગુણવત્તા બદલાવી જોઈએ નહીં। आप जो भी यूज़ कर रहे हो बट आवाज़ की क्वालिटी पे वो फट जानी नहीं चाहिए या बहुत ठीक नहीं होनी चाहिए। जो ओरिजिनल है वही जो ऑडियंस है उसको सुनाई देनी चाहिए।
दिस ऑफ द होल ऑफ द एक्रोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, समझ में आया? तो इट इज द ओवरव्यू ऑफ द एक्रोस्टिक बिल्डिंग। मैंने डेफिनेशन भी बोल दी कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है आवाज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? आवाज को कंट्रोल करने के लिए। बट इंपॉर्टेंट मैटर इज दिस कि उसकी आवाज की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वो वैसे की वैसे ही रहनी चाहिए। तो ठीक है, समझ में आया? ऐसा इतना लिख लो। आफ्टर वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इको की डेफिनेशन और व्हाट इज द कंडीशन फॉर इको। चलो अब आगे चलते। दिस इज द एक्रोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग। अब आपकी डेफिनेशन इको के बारे में लिखाऊंगा ताकि आप एग्जाम में वो अच्छी तरह से लिख पाए। चलो ठीक है। अब व्हाट इज इको? तो इको में मैंने समझाया वैसे कि मेन सोर्स से जब आवाज प्रोड्यूस होती है आफ्टर द रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, लिखो मेरे साथ, इट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन कर रहे हैं हम इको को? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अब कहां से रिफ्लेक्शन होगा? कुछ होगा ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट, वो भी लिखना पड़ेगा। विच टू रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड विच टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्ट के बाद कहां से आएगा? जहां आपका मेन सोर्स है वहां। ठीक है, एंड हर्ड बाय द पर्सन एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट हर्ड बाय द पर्सन who is the main source of the sound, ठीक है, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય ભાઈ? પડઘો એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય કે અવાજ કોઈ પણ પદાર્થ પરથી અવાજ શું થાય છે? પદાર્થ પરથી આપાત થઈ પાછું મૂળ સ્ત્રોત પાસે આવે છે। यानी अवाज अठડાઈને क्या આવે છે? જે માણસ બોલેલો છે ત્યાં પાછો આવે। बराबर છે। अब कंडीशन, दो चीज कंडीशन, एक तो टाइमिंग की और इको कब सुनाई देगा। टाइमिंग को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट जब आप बोल रहे हो आप स्टॉप हो जाने के बाद वो सुनाई देगा। ऐसा नहीं कि चलो मैं कुछ भी नाम बोलूं कि मेरा नाम आशीष है तो मेरा नाम इतना ही वापस नहीं आएगा। हम जब स्टॉप हो जाएंगे उसके बाद वापस आएगा। समझ में आया? कौन सी कंडीशन? पहले आप बोलना स्टॉप कर दे, उसके बाद आपको सुनाई देगा। ऐसा नहीं कि आपका आधा सेंटेंस पूरा हो चुका, आधा सेंटेंस के बाद आपको सुनाई लगेगा। ठीक है, तो क्या है रिक्वायर कंडीशन? द मेन सोर्स और ह्यूमन, लिखो मेरे साथ। कंडीशन क्या है? द मेन सोर्स और पर्सन। मेन सोर्स यानी कोई भी आप स्पीकर रख दो या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रख दो जहां से साउंड आपका क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मेन सोर्स और ह्यूमन विल बी क्या होना चाहिए? स्टॉप, विल बी स्टॉप। आफ्टर दैट ही और इट हर्ड द नॉइस। यानी आपको तब आपका साउंड आपने जो बोला वो सुनाई देगा। अब गुजरातीમાં પણ બોલું છું। જ્યારે મૂળ સ્ત્રોત કે જે અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે, શું કરે છે? મૂળ સ્ત્રોત અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે તે બંધ થઈ ગયા પછી જ પાછો અવાજ બોલેલો પાછો અવાજ સંભળાય છે।
બોલેલો અવાજ સંભળાય છે, બોલેલો અવાજ સંભળાય છે, यानी એ સ્ટોપ થઈ જાય પછી જ એ સંભળાય છે, બરાબર છે, सिंपल। बीजू टाइमिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। टाइमिंग विल बी रिफ्लेक्ट साउंड एंड arrived at main source, यानी जहां से आपकी आवाज प्रोड्यूस हुई है, मेन सोर्स इज 0.1 सेकंड। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड से कम या 0.1 सेकंड। गुजराती में શું લખશો? આપાત થયેલો અવાજ અને મૂળ સ્ત્રોતથી ઉત્પન્ન થયેલા આવાજ વચ્ચેનો સમય, આપાત થયેલો અવાજ અને મૂળ સ્ત્રોત પાસેથી ઉત્પન્ન થયેલો અવાજ વચ્ચેનો સમય 0.1 સેકન્ડ अथवा તેનાથી ઓછો હોવો જોઈએ। ઓકે, અવાજ કેવો હોવો જોઈએ? 0.1 સેકન્ડ થી ઓછો। जब आप ये कंडीशन एफोर्डेबल करोगे, जब ये कंडीशन आपकी एफोर्डेबल करोगे, तब आपको क्या सुनाई देगा? इको सुनाई देगा। ठीक है, पहले क्या समझा हमने आज के लेक्चर में? एक्रोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग समझा, इको कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो समझा। अब उसी से बेस पे थोड़े एग्जाम्पल्स हम लोगों लिख देते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो, स्टैंडर्ड 8-9 में पढ़े हो, मोशन वाले एग्जाम्पल्स और वेव्स भी आया है स्टैंडर्ड 9 में, आपने वहां छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ लो कि वेव्स में क्या क्या आते हैं, और ये चैप्टर 11 में भी आता है, 11 साइंस में। एक छोटा सा एग्जाम्पल उसी के बेस पे, यानी इस बेस पे, इस थियरी के बेस पे हमें क्या याद रखना है? एक तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, उसी एक फॉर्मूला है, उसी के बेस पे एग्जाम्पल। अगर आपको वेलोसिटी दिया गया है, और याद रखो आवाज की वेलोसिटी कितनी होती है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे एग्जाम्पल्स आए तो भी याद रखना, रट्टा मान लेना, आवाज की वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये याद रखना, रिमेंबर, आपको ये याद रखना है, मतलब एनी स्पीड याद ज राखवानी है 340, या अगर पेपर में दिया गया हो 340 या 344 ऐसा कुछ दिया गया हो तो वो लिखने का, अगर नहीं दिया गया है तो यही लिखने का है 340 मीटर पर सेकंड। रिमेंबर, अब आपको क्या पूछा जाएगा? टाइमिंग आपका फिक्स है, टाइमिंग आपका क्या है? फिक्स होगा। इको के लिए टाइमिंग क्या होगा? 0.1 सेकंड। आपके पास ये वेलोसिटी है तो डिस्टेंस फाइंड कर सकोगे, इजी। तो हम करते हैं, चलो। जब आपका टाइमिंग, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टाइम थશે, v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड, और टाइमिंग है आपका 0.1 सेकंड। यानी आपका जो मेन सोर्स है और जो वॉल है उनके बीच का कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। जैसे 340 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 1/10, 10 तो यहाँ हो जाएगा, और ये सेकंड गया तो हो गया 34 मीटर, 34 मीटर। यानी देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 34 मीटर से दूर नहीं होना चाहिए, अगर दूर हुआ तो वो साउंड को रिफ्लेक्ट करके फिर मेन सोर्स पर आने के लिए इससे ज्यादा समय लग जाएगा 0.1 सेकंड से। समझ में आया? इसीलिए आपको इको नहीं सुनाई देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, और इसके बेस एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो 3 to 4 टाइम्स ये वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जरूरी है कि 34 मीटर से अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर हुआ तो आपको इको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ इस लेक्चर में हमने जो वेव्स का एक छोटा सा टॉपिक था, एक्रोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग एंड इको, वो हमने कवर किया है। ठीक है, तो आप आई होप आपने अच्छे से समझा हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग किया हो, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। सभी कॉलेज में मिड सेम खत्म हो गई है, ठीक है, और डिप्लोमा की मिड सेम खत्म हो गई है, और 11 साइंस का भी नया सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत से मेहनत करें ताकि ये मेंटेन हो जाए GTU एग्जाम तक। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स तक ये पहुंचाओ, अगर इनको समझ में नहीं आता है कि क्या है फिजिक्स, क्या मेरे मैथ्स के भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि उनके तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।
ठीक है, तो यहाँ के साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं। सब रिवाइज कर देना अगले समय में, तो ही आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा, बाकी नहीं आएगा। इसी के साथ हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।